गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टॉप कोचिंग। मैं हूं विशेष तोमर, आपका फिज़िक्स टीचर। और आज हम बात करेंगे क्लास 11th के फर्स्ट टॉपिक की। वैसे तो हमें अगर देखा जाए तो हम डायरेक्ट चैप्टर पे जाते, ठीक है। आपका जो पहला चैप्टर है मोशन, यूनिट मोशन। बट मैंने जो देखा है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल्स में। कुछ चीज़ें जो उनको समझ में नहीं आती, जैसे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जैसे पार्ट जो है आपके 12th में पढ़ाया जाता है, बट 11th में उसका पहले से ही यूज़ आ जाता है न्यूमेरिकल्स में, फिजिक्स में। तो इसीलिए काफ़ी बुक्स में भी आपने देखा होगा, आपका चैप्टर से पहले एक पार्ट दिया जाता है मैथमेटिकल्स टूल्स। तो उसी पे आज हम बात करेंगे, ठीक है बच्चा लोग। देखिए, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। आप अगर आप उस 12th के चीज़ को, टॉपिक को अगर आप अभी से कंसेप्ट से समझोगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम आज डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ग्राफ्स के ऊपर डिस्कशन करने जाएंगे। जहाँ तक है, डिफरेंशिएशन आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो हमारा टॉपिक भी आज का क्या है, मैथमेटिकल टूल्स है, और ये पहला लेक्चर है, ठीक है बच्चा लोग। इसमें आज हम कंसेप्ट समझेंगे और उनका यूजेस समझेंगे, क्या यूजेस है मैथमेटिकल टूल्स का, ठीक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, मैं क्लास 11th के बारे में, बच्चों के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। देखिए बच्चा लोग, क्लास 11th को मैंने बोला है क्लास डेट हेल्प यू टू इंक्रीज योर पोटेंशियल और लिमिट। ऐसा क्यों सर? देखिए, 9th और 10th में आपका सिलेबस आपने देखा होगा, आपकी बुक कितनी सी होती है 11th में आते हैं आपकी बुक का साइज इतना बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब यह है, क्लास 11th में कोशिश करी जाती है कि आपके पोटेंशियल को बढ़ाया जाए, आपकी लिमिट को बढ़ाया जाए। जो आपकी पढ़ाई की लिमिट है या जो आपके सोचने की लिमिट है, उसको इंक्रीज करा जाए, ठीक है। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो भी क्लास 11th वाले बच्चे हो, कि आपको जितनी भी आपने से पहले जो क्लास में पढ़ाई करी है, 4 घंटा 5 घंटा, उससे आपको एक इंक्रीज करनी पड़ेगी, अपनी लिमिट बढ़ानी होगी। अगर आप 5 घंटा पढ़ते हैं तो आपको 7 घंटा पढ़ना, 8 घंटा पढ़ना होगा। आप जितने भी घंटे पढ़ते हो उसमें 2 या 3 घंटे आपको ऐड ऑन करने ही होंगे। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस बहुत वाइड है। जितने आपके पहले के साइंस और मैथ की बुक का साइज होता है ना, इतना अब सिर्फ एक फिजिक्स आपका ले जाएगा बच्चा लोग। कोई मजाक नहीं कर रहे हम। और अगर आपने 11th बहुत अच्छे से कर ली तो मेरा वादा है कि आप क्लास 12th में बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे, ठीक है। तो घबराने का नहीं, डरने का नहीं, आप हमारे साथ बने रहने का, या जो भी आपको पसंद है उन टीचरों के साथ बने रहने का। इससे क्या होगा, बने रहने से आप अपना फ्लो बना के रखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा, यस आई कैन डू इट, मैं इस काम को कर सकता हूँ। फ्लो टूटा, आपका कॉन्फिडेंस भी टूट जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। चलिए, अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल टूल चैप्टर की। इसकी इसकी क्या यूजेस है, ठीक है, क्यों हम इसे पढ़ते हैं, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको पहले। देखिए, मैथमेटिकल टूल्स का मतलब वो टूल्स, जो मैथ्स के जो वो टूल्स जो आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, ठीक है बच्चा लोग। ठीक है, ये जो चीज़ है ना मैथमेटिकल टूल्स, इसकी इंपॉर्टेंस आप समझिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस समझिए इसकी। बिना इसके आप न्यूमेरिकल्स को नहीं सॉल्व कर सकते। न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप भले ही फॉर्मूला लिख दो, उसको आप आगे नहीं लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। ज़्यादा परेशान नहीं होने का, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। चलिए, तो जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं, देखिए वैसे तो अगर आप देखोगे तो इम्पोर्टेंट टूल्स बहुत हैं, ठीक है। मैं एक एक चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि वो आप अपने एंड से भी समझ सकते हो। ईजी है, बुक खोलो, थोड़ा पुटअप मारो, आप सीख जाओगे। 3 इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो मैं कह सकता हूँ इसमें आपको मेरी हेल्प चाहिए या किसी टीचर की आपको गाइडेंस चाहिए। वो है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ग्राफ्स। देखिए बच्चा लोग, ये 3 बेसिक टूल्स हैं, बेसिक कह लो या इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, जो आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे सॉल्व करने को। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो ये 3 टूल्स आपको टिप्स पे होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, ग्राफ क्या है, एक एक चीज़ से हम समझेंगे। पहला जो टॉपिक आपका आता है वो डिफरेंशिएशन आ जाता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन पे चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन क्या है, चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इसका यूज़ क्या है, क्यों डिफरेंशिएशन जैसी चीज़ हमें पढ़नी पड़ रही है, और कहाँ पे हमें इसको अप्लाई करना होता है। ऐसा नहीं है आपने फॉर्मूला, मैंने आपको पढ़ाया, आपने फॉर्मूला कर लिया और न्यूमेरिकल आपने देखा कि भाई यहाँ पे डी वाई डी एक्स से मैंने लगा दिया और हो गया मेरा। ऐसे नहीं, उसको कंसेप्ट समझते हैं। उसका कंसेप्ट समझने का मतलब,
का यूज किन पोजीशंस पे कहाँ पे किया जाता है, मतलब किन सिचुएशंस में हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। तो मेरे साथ आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए देखते हैं क्या है डिफरेंशिएशन। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दो लिखी है, पहली ये है, दूसरी है, पहली पढ़ते हैं। द डेरिवेटिव इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ इट्स वेरिएबल। बच्चा लोग, आपको डेफिनेशन का मीनिंग पता होना चाहिए, एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। चलिए बताता हूँ। अब बात करते हैं डेरिवेटिव की। द डेरिवेटिव इज द इंस्टेंटेनियस। अब देखिए डेरिवेटिव क्या है वो मैं बताता हूँ, उससे पहले मैं आपसे पता करना चाहता हूँ कि आपको इंस्टेंटेनियस का मतलब पता है। इंस्टेंटेनियस किसको बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस मतलब एट दैट पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे मान लो मैं घर से निकला हूँ, मुझे 1 मिनट हो गया, ठीक है, उस 1 मिनट में मैंने कुछ 10 मीटर के आसपास कवर किया डिस्टेंस। मेरी पूरी जो स्पीड, अगर मैं एवरेज स्पीड निकालूं उस पर्टिकुलर टाइम की, तो आप क्या करोगे? स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी? 10, टाइम कितना हुआ? 10 सेकंड। अगर आप 10 सेकंड ले लो तो स्पीड होगी 1 मीटर पर सेकंड। चलिए ये मुझे समझ में आ गया। बट मुझे पता करना है कि जब मैं घर से निकला तो घर से निकलने के बाद 4 सेकंड पे, चौथे सेकंड पे, बिल्कुल जस्ट 4 सेकंड पे मेरी क्या स्पीड थी। मतलब मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पता करना है मेरी स्पीड क्या थी। तो वहां पे उस वर्ड को हम यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस। अब आया समझ में? मैं इसमें आपको बहुत अच्छे से डिटेल समझाऊंगा, और फिलहाल आप डेफिनेशन समझने के लिए समझे। इंस्टेंटेनियस का मतलब एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, उस पॉइंट पे या उस जगह पे कोई भी चीज आपको पता करनी हो तो वहां पे इंस्टेंटेनियस वर्ड आपका आ जाता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ इट्स वेरिएबल। कहने का मतलब, मान लो मेरा फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये एक फंक्शन है, ठीक है। अब मुझे फंक्शन भी आपको बताने की जरूरत नहीं, आप मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये मेरा एक फंक्शन है। तो यहाँ पे जो y है ना वो x पे डिपेंड है, ठीक है। यानी जब ये बदलेगा तो y की वैल्यू भी बदलेगी, ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ रहा है? तो जब इस x का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा तब हम बोलेंगे कि हमारा y जो है वो डेरिवेटिव है। अब आया समझ में एक एक चीज? चलिए अब दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है? दूसरी डेफिनेशन कहती है डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, और मेथड एक तरीका है, वेयर वी फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन, जहां पे हम पाते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ रेट ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन वन ऑफ इट्स वेरिएबल। उसके किसी एक वेरिएबल पे वो बेस्ड होता है, निर्भर होता है। जैसे कि यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक y है एक x है। x बदलेगा तो ही y बदलेगा। तो यहाँ पे जो हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं x की। इस x के बदलने से आपका y भी बदलता है, ठीक है। यहाँ तक आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। चलिए अब बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन किन कंडीशन में यूज किया जाता है। चलिए एक ग्राफ की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ। बट इसको यहाँ पे ना करके यहाँ बना लेते हैं, ठीक। चलिए मान लीजिए एक कर्व है। ये कर्व क्या बता रहा है? ये कर्व ये बता रहा है कोई y का फंक्शन x के साथ। मान लो ये आपका y वेरिएबल इस एक्सिस पे हमने ले लिया, x वेरिएबल हमने इस एक्सिस पे ले लिया, मतलब x इधर से बदल रहा है, y इधर से बदल रहा है, ठीक है। ये इनके बीच में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उस हिसाब से ये कर्व हमारे सामने आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई दो पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है। वो दो पॉइंट्स ले लेते हैं जहाँ पे हमें उनकी वैल्यू पता करनी है। चलिए मैंने दो पॉइंट्स ले लिए, ठीक है।
सपोज करो मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे ले लिया, कहीं भी आप जहाँ चाहे वहाँ ले सकते हो, लेकिन थोड़े डिस्टेंस पे लेना है ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। एक मैंने यहाँ बना लिया और मान लीजिए एक यहाँ पे इस जगह पे, तो इस पॉइंट से लाऊं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स आपने ले लिए, इन दोनों पॉइंट्स को आपने नाम दे दिया। अभी हम नाम भी देंगे इनको, पहले पूरा कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये पूरा ड्रा हो गया। ठीक है, अब हम इसको जैसे बना लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपने देखा, मान लीजिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, अब ये y पे है तो मैं इसको बोल देता हूँ y1, ठीक है। ये पॉइंट y2 बोल दिया मैंने, इस पॉइंट को यहाँ पे जो आप दिख रहे हो उसको मैंने बोल दिया x1 और इसको मैंने बोल दिया x2। ठीक है बच्चा लोग, अगर आप ग्राफ जानते हो, आपने देखा हो, आपने पढ़ा हो, तो आपको पता है कि इस वैल्यू को, कि x1 ये पॉइंट है, x2 ये पॉइंट है, तो ये क्या आ जाएगा, ये जो है ये इनका डिफरेंस ही तो आ जाएगा, इसको मैं x2 माइनस x1 बोल दूंगा। सिंपल है। ऐसे यहाँ पे ये डिफरेंस, ये जो आपका ये दिख रहा है, ये क्या है, y1 ये है, y2 ऊपर है, तो y2 माइनस y1 ये पार्ट क्या हो गया आपका, y2 माइनस y1। ठीक है, सिंपल सी बात है। x2 बड़ा होगा क्योंकि वो आगे है x1 से, इसलिए हम x2 माइनस x1 कर रहे हैं। y2 बड़ा है क्योंकि वो y1 से आगे, इसलिए हम y2 माइनस y1 कर रहे हैं। ये डिफरेंस बता रहा है कि उन दोनों पॉइंट्स में कितना डिफरेंस है। ठीक है, ये समझ में आ गया हमें। हम x2 माइनस x1 को डेल x बोल देते हैं, y2 माइनस y1 को डेल y बोल देते हैं। इसका मतलब ये है कि हम दो क्वांटिटीज में डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। अब देखिए मैंने ये क्यों बनाई, ये लाइन क्यों बनाई। देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा इजी करने के लिए इस पार्ट को, अब आपको पता है ये कर्व शेप है, कर्व शेप पे मैं एक एंगल नहीं निकाल सकता, मैं टेन थीटा नहीं निकाल सकता, इसीलिए उन दोनों पॉइंट्स पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप भी देख सकते हैं कि इस कर्व और इस लाइन में ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन है कि कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इस पार्ट को हम करते हैं मैथ्स में। ठीक है, ग्राफ्स में हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ये आ जाती है कि इनमें जो एंगल है वो आप सपोज कर लीजिए, ये जो एंगल है मेरा ये थीटा है। ठीक है, ये जो लाइन है आपकी, हम इसको क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। आपने जैसे पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में अपनी, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाती है आपकी स्लोप ऑफ लाइन। क्या कहलाती है, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ लाइन कहलाएगा। चलिए समझ में आ गया आपके। अब ये जो थीटा एंगल है, ये ही बताएगा कि मेरा जो स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है ना, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, वो इस एंगल पे डिपेंड करता है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया कि भाई ये मेरा इतना हो गया, ये ऐसे हो गया। अब बात करते हैं स्लोप ऑफ लाइन को हम टेन थीटा भी कह देते हैं। अगर आपने बहुत डिटेल में और अच्छे से पढ़ा हो अपनी प्रीवियस क्लास में, टेन थीटा ही आपका स्लोप ऑफ लाइन कहलाता है। ठीक है, अब टेन थीटा को अगर हम यहाँ पे देखें, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा, ये है डेल वाई है, और बेस क्या है मेरा, एक्स है ना। कैसे भाई, जो इस बेस वही कहलाता है जो आपका एंगल बनता है हाइपोटेन्यूज के साथ। ठीक है, वही लाइन आपकी बेस कहलाती है, हमेशा ध्यान रखना। अगर ये एंगल यहाँ ना होकर यहाँ होता तो ये बेस हो जाता, ये परपेंडिकुलर हो जाता। ठीक है बच्चा लोग, इस बात को ध्यान देना। तो टेन थीटा हमारा क्या है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, बड़े क्वांटिटीज में हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जब आपको दो वैल्यूज के बीच पॉइंट्स में डिफरेंस पता करना हो तब आप ऐसे यूज करते हो। ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट कहाँ आता है, डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट तब आता है जब आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे आपको किसी चीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि वहाँ के लिए कोई मैथ्स का और फॉर्मूला आपका काम नहीं आएगा।
सिर्फ डिफरेंशिएशन का मेथड ही आपका वहाँ पे काम आएगा। चलिए समझते हैं इस बात को डीपली। ये चीज़ आपको समझ में आई, पहले ही बताइए। आ गया? चलिए अब डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट और डीपली समझने के लिए हम एक बात को समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक चीज लिखूं दैट लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपका जो x है वो 0 की तरफ जा रहा है। देखिए 0 तो नहीं हो सकता, क्यों 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि वैलिड नहीं है। साफ सी बात है भाई, वैलिड ही नहीं होगा, मैथ्स ही बिल्कुल फेल हो जाएगी। आप क्या ही कैलकुलेट करोगे जब इनफाइनाइट हो जाएगा। हम ऐसा मान लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 का मतलब कि वो 0 की तरफ बढ़ रही है, वो घट रही है, वो कम हो रही है। ठीक है, जब आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगी तो आप इस चीज को डेल y बाय डेल एक्स को, इस पूरे पैटर्न को, जब वो घट रहा होगा आप उसको लिख दोगे dy बाय डी एक्स। ये ही होता है डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट। यहां पे डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आता है जब आपका x 0 की तरफ बढ़ रहा हो, मतलब वो घट रहा है, तो इस वैल्यू को आप dy बाय डी एक्स लिख दोगे। इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन ऑफ इट्स वेरिएबल। वन ऑफ इट्स वेरिएबल का मतलब इन दोनों में से कोई एक वेरिएबल चेंज हो रहा है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो रहा है, तो यहां पे x हो रहा है चेंज। ठीक है, जिसके वजह से हमें एक डेरिवेटिव मिलेगा y का। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से पिक्चर क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इसको एक बहुत ही इजी मेथड से मैं समझा देता हूं आपको। ये तो मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्म में समझा दिया, अब मैं एक नॉर्मली डेली लाइफ कंसेप्ट आपको समझा देता हूं। ठीक है, डेली लाइफ कंसेप्ट समझा देता हूं। ठीक है, चलिए कैसे कैसे, चलिए कैसे मैं बताता हूं बच्चा लोग कैसे। अब देखिए पिक्चर थोड़ी क्रिएट करते हैं हम दिमाग में अपनी। पिक्चर ऐसे क्रिएट करते हैं, मान लीजिए ये कोई कार है, मेरी गड्डी है छलांगा मार दी, मैनू यार आए मेरे यार दी। आप गाड़ी में हो अपने, ठीक है, ड्राइव कर रहे हो मस्त। अब आपने क्या देखा कि मैं तो भाई अपने घर से टी इजिकल्स टू 0 पे निकला, मतलब जब टाइम बिल्कुल 0 था मेरे हिसाब से। ठीक है, मैंने वहाँ से टाइम नोट करना शुरू हुआ, मैं अपने घर से निकला मस्त तरीके से। ठीक है, बीच में बहुत स्टॉपेज आए, पता नहीं कहाँ कहाँ आप रुके खाने पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए, आप बहुत जगह रुके और आप अपनी एक डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, हाफ डेस्टिनेशन पहुंचे। मान लीजिए आप अपने डेस्टिनेशन को आपने आधा कवर कर लिया। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो टी है, ये जो टाइम है, यहाँ से यहाँ तक आने में आपको लग गए 2 आवर्स लग गए। ठीक है, और आप पूरा वहाँ पहुँचे और आप यहाँ तक पहुँचे। इसी तरीके से आपने गाड़ी भगा के 1 घंटे में अगला अगला पार्ट अपने 1 घंटे में कवर कर दिया। यहाँ से तक आपको 2 घंटे लगे, समझना। यहाँ से आधा डिस्टेंस ये है, ये आधा मान लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक, इसमें आपको 2 घंटे लगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपको 1 ही घंटा लगा, यानी टोटल आपको जर्नी में 3 घंटे लगे। चलिए जो आगे टोटल आपको 3 घंटे लग गए। ठीक है, ये आपके पास टाइम है, मैंने आपको डिस्टेंस भी दे दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक आपके पास बैठे, चलिए मैं इसको 150 कर देता हूँ, 150 किलोमीटर है ये। ठीक है, 150 किलोमीटर आपने 3 घंटे में कवर कर डाले। क्या बात भाई, भगा के चलाई गाड़ी आपने, इसका मतलब। ठीक है, 150 किलोमीटर आपने 3 घंटे में कवर कर दिया। अब मुझे यहाँ पे आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चा लोग स्पीड बताइए, तो आप तुरंत फटाक से एक फॉर्मूला लगाओगे, क्या? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है मेरा? 150 है, टाइम मेरा कितना है? 3 है। मैं इसको से डिवाइड कर देता हूँ तो आ गया मेरा 50 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्पीड आ गई। पर बच्चा लोग, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, सर क्या कह रहे हो इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब? मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे थे तो मुझे t इजिकल्स टू 30 मिनट पे, यानी जब आप अपने घर से निकले तो घर से निकलने के बाद 30वें मिनट पे आपकी क्या स्पीड रही होगी? क्या आप मुझे बता सकते हो? आप मुझे तभी बता पाओगे जब आप एक्टिव रहो। एक्टिव रहने का मतलब, अगर आपको 30 मिनट पे आपकी वो पता करनी है, स्पीड पता करनी है, तो आप क्या करोगे? आप 29वें मिनट, जब आप घर से निकलते हो आपको 29 मिनट हो गए,
तो कुछ सेकंड पहले, 30 मिनट से कुछ सेकंड पहले आपको बैठना होगा ऐसे कि यार आने वाला टाइम, अब स्पीड नोट करनी है, मेरी गाड़ी की क्या स्पीड है, ये सब आपको करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, है ना। यानी किसी टाइम 29 मिनट 58 और 59वें सेकंड पे आपको अपनी घड़ी को देखना होगा, है ना, कि बजने वाला, और अपनी स्पीड पे भी आपको उस पर भी ध्यान देना होगा। तब जाके आप मुझे बता पाओगे कि सर मेरी उस टाइम पे ये स्पीड थी। ठीक, समझ रहे हो। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये हर एक पॉइंट पे पॉसिबल है? नहीं है, नहीं है। आप परेशान हो जाओगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। या तो आप गाड़ी चलाओगे या फिर आप टाइम नोट करोगे, है ना। तो यहां पे ही कंसेप्ट आ जाता है आपका डिफरेंशिएशन का। समझ रहे हो मेरी बात को। और एक चीज और, इसको जो हम बोलते हैं ना, ये स्पीड बोलते तो हैं, पर आपने अच्छे से पढ़ा हो अगर, तो इसको हम एवरेज स्पीड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एवरेज स्पीड बोल देते हैं। इसी चीज को हम एवरेज स्पीड बोल देते हैं। अब एक चीज और ध्यान देना वहां पे, ये इस बात का कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि 29 मिनट 58 और 59 सेकंड पे आपको पता करना है। मैं कह देता हूं कि यहां से यहां तक का गैप, ये मेरा 28 मिनट था, और ये मेरा, सॉरी 29 कर देता ना, 28 थोड़ी, ये मेरा 29वां मिनट था, और ये 30वां मिनट है, 30वां मिनट। ठीक, इसके बीच में जब आप 1 मिनट का गैप दे दिया, तो मतलब इसमें 60 स्लॉट्स बने होंगे सेकंड्स के। तो यहाँ पे कहीं आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ताकि आप इस पॉइंट पे आने के बाद अपनी स्पीड कैलकुलेट कर सको। तो देख रहे हो क्या है ये बहुत ही वेरी स्मॉल इंटरवल है, बहुत ही छोटा इंटरवल है। कैसे सर? देखते हैं। अगर आप कंपेयर करो इस 3 हार्स के कंपैरिजन में, 3 घंटे का आपके पास स्लॉट था, उसमें अगर आप इस 60 सेकंड के स्लॉट को देखो, तो कंपैरिजन करें, तो ये बहुत ही छोटा इंटरवल है, बहुत वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल। तो इन्हीं स्मॉल इंटरवल्स के लिए, ऐसी ही सिचुएशंस के लिए हम डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज करते हैं। मतलब जहां पे है हमको बहुत ही छोटी वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, या एक पर्टिकुलर छोटे समय के लिए, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए आपको कोई भी चीज़ कैलकुलेट करनी हो, वहाँ पे आप डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज़ करोगे। ठीक है बच्चा लोग। तो ये तो एग्जाम्पल के तौर पे था। यहाँ पे हमने टाइम का इंटरवल छोटा लिया, कहीं पे कुछ हो जाता है, कहीं पे कुछ, ये बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। ठीक है, मोस्टली टाइम यूज़ करते हैं हम, बट जरूरी नहीं कि हर वक्त ही आपका वो जो बदल रहा है वो टाइम ही हो। कई बार कुछ और क्वांटिटीज़ में हम इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। तो बहुत ही छोटा इंटरवल जब आपका होगा, तब जाके आप इस कंसेप्ट को यूज़ करोगे। अब कैसे करोगे मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लो आपको बहुत स्मॉल इंटरवल में निकालना है, तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे डी वाई बाई डी एक्स का कंसेप्ट। ये जो एक्स देख रहे हो आप ना, यह आपका क्या है? ये आपका यहाँ पे टाइम बता रहा है। अरे जो वाई है, ये आपका यहाँ पे क्या है? ये जो चेंज हो रहा है आपका, ठीक है, ये आपकी स्पीड है। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि आपका एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, उससे आपका दूसरे वेरिएबल पे क्या फर्क पड़ रहा है। डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जब हमें बहुत ही स्मॉल इंटरवल कह लो, या स्मॉल पार्ट, या स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्ट, मतलब स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एनी क्वांटिटी आपको पता करनी है एट एनी इंस्टेंटेनियस पॉइंट, तब आप डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज करते हैं। अब चलो हम वापस अपने ग्राफ पे आते हैं पीछे। यहाँ पे आप जैसे ग्राफ में देख रहे हो, ये मान लीजिए ये पूरी जर्नी थी, ये वो, ठीक है, ये पूरी वो जर्नी थी जहाँ पे मुझे जाना था। मैंने यहाँ पे एक्स टाइम ले लिया, ठीक, ओके, और y को क्या ले लिया? यहाँ पे मैंने y को मैंने ले लिया अपना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, आप जो कहना चाहो कह सकते हो। इसका dy बाई डी एक्स मुझे क्या देगा? स्पीड दे देगा। कौन सी स्पीड देगा? सिर्फ स्पीड नहीं, इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा। अच्छा बच्चा लोग, शायद पीछे मैंने कुछ, सॉरी, यहाँ पे ना, ये सॉरी, ये मेरे से, ये स्पीड नहीं है, y आपका डिस्टेंस का फंक्शन है ना, सॉरी। आई होप अब आपको क्लियर हो रहा होगा। इन दोनों का रेशियो आपको स्पीड दे देगा।
ठीक है। तो ऐसे आप इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालोगे, ध्यान देना मेरी बात को। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनमें बहुत ही गैप है, ये स्मॉल इंटरवल नहीं है। तो इसका जो कंसेप्ट है उसके लिए मैं आपको दिखाने के लिए एक ग्राफ और बनाता हूँ, ठीक है। उस ग्राफ में आपको क्लियर होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक ग्राफ और बना लेते हैं, इससे आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी माइंड में। ठीक है, ये मेरा ग्राफ है। इस बार मैंने क्या करा, पॉइंट्स को बहुत पास पास रखा। देखिए दूर में रखा मतलब मैं इंटरवल बढ़ा ले रहा हूँ, मैं गैप ज़्यादा बढ़ा ले रहा हूँ, तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं उस गैप को कम कर दूँ, उस एक्स में और वाई में जो चेंजेस का गैप है, तब मैं डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज़ करूँगा। ठीक है बच्चा लोग, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब मैं इस गैप को पास कर दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे बना दिया कर्व, और सपोज करो एक मेरा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये मैंने अब क्या करा, अपने इंटरवल को पास कर दिया मैंने, ज़्यादा बड़ा गैप ना लेके। मैंने यहाँ पे इसको बोल दिया x1, इसको मैंने यहाँ पे x2 बोल दिया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे y1 बोल दिया, इसको मैंने यहाँ पे y2 बोल दिया। ठीक है बच्चा लोग, अब पिक्चर क्लियर हो रही है। इससे पिछले वाले ग्राफ में देख लेते हैं एक बार। अगर आप यहाँ आओ तो यहाँ पे हमने कितना गैप लिया देख रहे हो। अब हमने यहाँ पे गैप कम कर दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली गैप कम हो गया। यहाँ पे आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी, वही मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन की पिक्चर क्लियर होगी। ठीक है, तो इसको मैं कलर दूसरा बना देता हूँ ताकि साफ साफ आपको दिख जाए। ठीक है, चलिए ये x1 x2 हो गया, y1 y2 हो गया। मुझे पता है इस पार्ट को मैं क्या बोल दूंगा। ये जो मेरा पार्ट है, ये मेरा क्या है, x2 माइनस x1 है, इसको मैं डेल x भी बोलता हूँ। ये वाला पार्ट मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा y2 माइनस y1 कहलाएगा, जिसको मैं डेल y भी बोल देता हूँ। चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा पार्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये मैंने एक चीज़ और बता देता हूँ। ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है। चलिए यहाँ पे आप देख रहे हो गैप कम है। अब मैं इस चीज़ को एंगल का नाम दे देता हूँ यहाँ पे अल्फ़ा। ठीक है, ये जो एंगल है ये है अल्फ़ा। बच्चा लोग यहाँ पे जो आपको स्लोप मिलेगा, जैसे मैं आपसे पहले वाले केस में हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करा था। ठीक है, एक टेंजेंट अगर हम यहाँ पे भी लेते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये पर्टिकुलर इस पॉइंट के लिए मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो आपको क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि ये स्लोप के ऊपर एक टेंजेंट, सॉरी कर्व के ऊपर मेरा एक टेंजेंट, एक लाइन है जिसको मैं स्लोप ऑफ द लाइन बोल देता हूँ। लेकिन ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, ये टेंजेंट के जस्ट पास का ही है। तो वहां पे हमने इस स्लोप को स्लोप ऑफ लाइन बोला था, यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और डिलीट, ठीक है,
चलिए कोई नहीं, नहीं हो रहा तो टाइम वेस्ट नहीं करते। इस पार्ट को मैं क्या बोल दूंगा, अब मैं इसको यहाँ पे बोलूँगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। दोनों में फ़र्क है बच्चा लोग, ध्यान देना। स्लोप ऑफ लाइन इज डिफरेंट एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डिफरेंट। ठीक है, कैसे सर? देखिए स्लोप ऑफ लाइन, देखिए स्लोप ऑफ लाइन जो है वो इस कर्व के पास होती हुई जो टेंजेंट है वो है। ठीक है, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है हमारा जब हम डिफरेंशिएशन ले रहे हैं ना, तो ये चीज़ छोटी हो गई है। मतलब ये जो ये लाइन है ये उसी के ऊपर आएगी जो आपका टेंजेंट पास हो रहा है, यानी टेंजेंट का स्लोप है ये। ठीक है ना, वो लाइन का स्लोप था, ये टेंजेंट का स्लोप है, ये यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम सिंपली क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल सही, अगर आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो तो यहाँ पे हम डी वाई बाई डी एक्स, और इसको हम टेन अल्फा बोल देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा एंगल अल्फा है। ठीक है, तो ये टेन अल्फा डी वाई बाई डी एक्स कहलाएगा। यही आपका डिफ्रेंशिएशन है, यही वो चेंज है, यही वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है जिसकी हम बात कर रहे थे इतनी देर से। आई होप अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। डिफ्रेंशिएशन को लेके आपको दिमाग में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा कि सर अब डिफ्रेंशिएशन का यूजेस कहाँ होना है, हम डिफ्रेंशिएशन का यूज़ क्यों करते हैं। उन सिनेरियोज में करते हैं जब आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज चाहिए होता है। चलिए ये तो आपको अब यूजेस समझ में आ गया, इसका कंसेप्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं इनके फॉर्मूलेज की और उन पार्ट्स की जो आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगते हैं। देखिए मैं बताने को आपको डायरेक्ट फॉर्मूलेज पे ले जाके वो सब करा देता, बट ये पार्ट मैंने इसलिए जोड़ा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि भाई इसका कंसेप्ट क्या है, कहाँ किन किन कंडीशन में हम इनको रियल लाइफ में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फॉर्मूला रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन। कौन कौन से फॉर्मूला हैं जो डिफरेंशिएशन में आपको पढ़ने हैं? बेसिकली जो मेन है वो 5 हैं। डिफरेंशिएशन में बहुत फॉर्मूले हैं, वो सब आपको नहीं पढ़ने, आपको सिर्फ और सिर्फ ये बेसिक 5 फॉर्मूले ही पढ़ने हैं। ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा, वो आपको हेल्प करेंगे जब आपका एग्जाम आएगा। आप क्योंकि वीडियोस तो देखने से रहे सारी की सारी। ठीक है, पहला फॉर्मूला जो होता है, मेरा कोई y फंक्शन है और उसमें x की पावर n है। ठीक है, मेरे पास ये चीज़ है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मुझे इसका dy बाई डी एक्स करना हो, इसका डेरिवेटिव निकालना हो, तो मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ। बच्चा लोग कई बार ऐसा हो जाता है y के ऊपर डैश आ जाता है। क्या आ जाता है? y के ऊपर डैश आ जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, इसका भी मतलब डिफरेंशिएशन है, इसका भी मतलब डिफरेंशिएशन है। ठीक है, और इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, कैसे कि मैंने d ऐसे लिखा, dx नीचे लिखा, मेरा जो y फंक्शन था वो मैंने यहाँ लिख दिया, वो क्या है, x की पावर n है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होने का, इस तरीके से तीनों पैटर्न में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका जो फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला ये है कि अगर y इज इक्वल टू एक्स की उस वेरिएबल की पावर कुछ n है, ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ये जो n है ना, इस n को आपको मल्टीप्लाई में ले आना है और x की पावर जो भी है उसमें से एक घटा देनी है। ठीक है, समझ में आया? देखिए मैं साथ साथ आपको इसका एग्जाम्पल भी बता देता हूँ तो आपके आपके दिमाग में पिक्चर और क्लियर हो जाए। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कि y आपके सामने ऐसा है कुछ, y इज इक्वल्स टू x, मान लिया मैंने x है आपके पास और x की पावर है कुछ 3। या आपको अगर आपको उसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको y डैश लिखोगे, आप इसको dy बाई डी एक्स लिखोगे, और इधर आप क्या करोगे, ये 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर। ठीक है, इसके साथ जो x था इसकी पावर एक घट जाएगी, यानी 3 माइनस 1 जो कि 2, तो इसको आप क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे 3x²। ठीक, आई होप बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया आपका। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप अपना फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट लिख भी सकते हैं फॉर्मूले को कि y इज इक्वल टू एक्स एन, इसका अगर मैं dy बाई डी एक्स करूँ तो मुझे मिलेगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, चलिए अब दूसरा फॉर्मूला है आपका कि अगर y आपको साइन x दे रखा है, ठीक, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, मुझे इसका dy बाई डी एक्स करना है,
तो आपको सिंपल लिख देना डायरेक्ट के कॉस एक्स के इक्वल है, बस सिंपल याद रखना है आपको। ठीक है, ये चीज़ आपको याद करनी ही होंगी, फॉर्मूलेज आपको रिमेंबर करने ही होंगे। ठीक है, अब y अब आता है आपका y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। ठीक, इसका अगर मैं dy बाई डी एक्स करूँ तो मुझे मिल जाएगा माइनस के साइन एक्स। ध्यान देखना बच्चों, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, सॉरी डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है तो ये रेसिप्रोकल, बट यहाँ कॉस एक्स के केस में यहाँ पे माइनस आ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं चौथे फॉर्मूले पे। चौथा फॉर्मूला है आपका, बहुत ही समझना है आपको इस चीज़ को, मैं आगे इसको शायद यहीं पे मैं आपको अभी बता दूंगा, डोंट वरी, कि y अगर मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या मतलब सर, जो फिक्स है, जो वेरिएबल नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कॉस एक्स, एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, कुछ भी चेंज हो रही है, बट कांस्टेंट का मतलब फिक्स है कि भाई वो फिक्स है, उस वैल्यू ना बढ़ेगी ना घटेगी, उतनी ही रहेगी। तो ऐसे केस में डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है सर जीरो, चलिए इस बारे में बात भी कर लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे मैंने आपको कर्व बताया था ना, यहाँ पे ये कर्व, अब मान लो मैंने ये कर्व बना दिया, ठीक है, और मैंने इसके इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस टॉप के पॉइंट से मैंने एक लाइन टेंजेंट को पास करा। यहाँ पे टेंजेंट अगर थीटा की वैल्यू क्या है, ये जो थीटा है इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, जो आप में से काफी लोग का आंसर होगा जीरो, बिल्कुल सही, जीरो ही बना रहा है, कोई एंगल बना ही नहीं रहा। अब जब टेन ही जीरो, थीटा ही जीरो हो गया, तो आपको क्या पता है, आपको ये सबको पता है कि टेन जीरो तो सर जीरो होता है, मतलब यहाँ पे आपको कोई डिफ्रेंशिएशन होगा ही नहीं। जब वैल्यू ना तो बढ़ रही ना घट रही, कांस्टेंट रहेगी, तो उसका डिफ्रेंशिएशन भी जीरो होगा बालक, ध्यान रखना इस बात को। जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले केस में डिफ्रेंशिएशन समझाता हूँ, वहाँ पे स्लोप बनाया था। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे एक ऐसा स्लोप बनाता हूँ और एक ऐसा स्लोप बनाता हूँ, ये मेरा कैसा है, ये मेरा डिक्रीजिंग स्लोप है, ये मेरा इंक्रीजिंग स्लोप है। ठीक, यहाँ पे कुछ थीटा की वैल्यू है, यहाँ पे कुछ है वैल्यू, ना समझ लो, लेकिन यहाँ पे तो थीटा की कोई वैल्यू है ही नहीं। मेरा जो वैल्यू है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ तो कांस्टेंट है, तो ऐसे केस में आपका डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो जाता है। तो बालक, बच्चा लोग इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, जहाँ भी आपको कांस्टेंट दिखे तड़ाक से जीरो मार देना। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो y आपका आ गया भैया 3 आ गया, तो सिंपल सी बात है, इसका डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब भी आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, आपको सिंपल उसको जीरो कर देना है। अब बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ फॉर्मूला है वो है y इज इक्वल्स टू ई की पावर x। ठीक है, ई की पावर x, ऐसे केस में चेंज नहीं होता, कुछ भी चेंज नहीं आता, डी वाई बाई डी एक्स भी आपका, इसका डिफ्रेंशिएशन भी ई की पावर x ही रहेगा। ठीक है ना, इसका x, ई की पावर x ही रहेगा। तो ये आपके 5 फॉर्मूले हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेंगे। इन 5 फॉर्मूले को रट लीजिएगा, घोट लीजिएगा, एक पेपर पे डाल के गटक लीजिएगा, ताकि ये आपको याद रहे। डिफ्रेंशिएशन में मैं आपसे कोई गलती नहीं चाहूँगा, मैं नहीं चाहूँगा आपको गलती करो, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक तो ये मेरे बाल बार बार आ जाते हैं ये मेरा बाल जैसा ही लग रहा है चलिए, ये हो गया क्लियर। ठीक है, अब हमने फॉर्मूले पढ़ लिए। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन में कुछ रूल्स आते हैं। कैसे रूल्स आते हैं भाई, हर किसी को रूल फॉलो करने होते हैं, देखिए यहाँ पे इनको भी फॉर्मूले यूज़ करने होंगे, रूल यूज़ करने होंगे। अच्छा, उससे पहले जो आप रूल की बात करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बनेगा, जो हमने फॉर्मूले पढ़े अभी थे, जो हमने फॉर्मूले करे अभी, इनसे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए भी हैं, चलिए। पहला क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए y इज इक्वल्स टू 5x की पावर 4 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये 5x की पावर 4 है, तो इसका मुझे dy बाई डी एक्स करना है। क्या होगा बच्चा लोग, फटाक से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अरे बात हजम नहीं हो रही तो हजमोला खा लो समझ रहे हो, करो यार प्लीज़, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम।
क्या होगा बताओ? सिंपल यार, 5 का 5 आ जाएगा, इसको नहीं छेड़ने का। अब x की पावर सोचने का, ठीक है बच्चा लोग। x की पावर 4 है तो 4 इधर आ जाएगा और x की पावर 3 हो जाएगी। क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने पढ़ा है कि y की पावर x, सॉरी y इज इक्वल टू x की पावर n है, तो उसका dy बाई डी एक्स यानी उसका जो y डैश है वो क्या होगा? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होगा। देखा, सिंपल। ऐसा आपको उसका डिफरेंशिएशन करना और फटाक से आंसर आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। ठीक है, ये आपके सामने आ गई चीज़ें, देख के घबराने का नहीं, सब पे यही फॉर्मूला लगेगा, पर बीच बीच में अलग अलग पार्ट पे लगेगा। मैं लिख रहा हूं कि y डैश इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूं उस पार्ट को। देखिए जो आपका ये वाला पार्ट है ना, मैं इसको, आप इसको कंफ्यूज नहीं होना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप ना, इसको d अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है, एक बार मैंने इसका करने का है, 6 इधर आ जाएगा, d बाई डी एक्स स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, d बाई डी एक्स, सॉरी 5 रह गया ना लिखना मुझे, 5 इधर आ जाएगा, और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और प्लस 9। बच्चा लोग बताया था कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन में, तो सिंपल फटाक से 0 कर देने का। अब आपने सोचा होगा सर ये 9 आप इधर क्यों लिख रहे हो? देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में एक कांस्टेंट है, इसका मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट होगा तो आप 0 नहीं कर सकते उसको। एडिशन में कांस्टेंट होगा, ये क्या हो गया, सॉरी, एडिशन में कांस्टेंट होगा तभी आप उसको कर सकते हो, समझे? तो यहाँ पे हमने 9 या जो भी मल्टीप्लिकेशन उसको अलग रखिए, इसका डेरिवेशन हमें नहीं करना, सॉरी डेरिवेशन कह रहा हूँ इसका डिफरेंशिएशन हमें नहीं करना। ठीक है, हमें सिर्फ जो उसके साथ वेरिएबल है उसका ही तो करना है। ठीक, तो अब आप यहाँ क्या लिखोगे कि y डैश इज इक्वल्स टू 9, अब x का क्यूब है, इसका क्या होगा? इसका होगा 3, क्योंकि मल्टीप्लाई इसकी पावर 3 है तो 3, और x की पावर 3 माइनस 1 2, यह आ गया, प्लस 6, x की पावर 2 है तो 2 आ गया, और 2 माइनस 1, x की पावर रह गई 1। ठीक है, प्लस 5 dx बाई डी एक्स। देखना बच्चा लोग, जब भी ऐसा हो कि एक सिंगल x हो और आप उसका y इजिकल्स टू x हो और आप इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो ऊपर भी dx नीचे भी dx आपको दिख रहा है, दोनों कट के 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और प्लस में हमें पता है ये 0 है ही। सिंपल, हो गया खत्म। अब बस इसको मल्टीप्लीकेशन करना है इसका, बस 9 3 जा 27 एक्स स्क्वायर प्लस 6 2 जा 18 एक्स प्लस 5, ये आपका क्या है? ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, बहुत इजी। आई होप आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा डिफरेंशिएशन को लेके। ठीक है, बड़ा आराम से हम इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए कई बार हो जाता है ऐसा कि y इजिकल्स टू कुछ आपको टर्म दे दी, जैसे कि मान लो 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x, ऐसा कुछ आपको सामने आ गया, और आपसे बोला है कि भैया हमें बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा इसका एट x की वैल्यू 2 पे। x की वैल्यू 2 पे मतलब जब x की वैल्यू 2 होगी। तो बच्चा लोग ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी ये गलती मत करना कि आपने यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर दी। 3 2 का क्यूब 5 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 हो गया भैया मेरा तो काम। अरे ऐसे नहीं होता बच्चा लोग, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग मेथड। ठीक है ना, आपको ये नहीं करना, समझे? ये बहुत गलत मेथड है, ऐसा नहीं होता इसको। इसको करने का तरीका ऐसा है, पहले आप इसको क्या करोगे, आप इसका पहले dy बाई डी एक्स निकालोगे। ठीक है, 3 करोगे, x की पावर 3 है तो 3 मल्टीप्लाई में आ गया, x 3 माइनस 1 2 हो गया। ठीक है, 5 x की पावर 2 है तो 2
और x 2 माइनस 1 1 प्लस 2, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10x प्लस 2। अब उन्होंने बोला है कि भाई dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट x इज इक्वल्स 2 पे बताओ। अब रखोगे आप x की वैल्यू, जब आप इसको पूरा डिफ्रेंशिएशन कर दो। ठीक है, अब x की वैल्यू 2 रखो, 9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 और प्लस 2। देखते हैं कितना आंसर आता है। 9 4 जा हो जाएगा ये 36 प्लस 20 प्लस 2। ठीक है, 56 प्लस 2 58, ये आंसर आ गया 58। ठीक है, ऐसे आपको करना है इस टाइप के क्वेश्चंस। आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो। चलिए, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देना चाहता हूँ। ठीक है, ये आप होमवर्क में करिएगा, क्या क्वेश्चंस हैं लिख लीजिएगा। अगर आपने कर लिया तो समझ लीजिए कि मैं आपको साइड साइड बात नेक्स्ट टाइम जब हम लेक्चर करेंगे तो इन क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर बताऊंगा कि ये इसके आंसर थे। अगर आपके आंसर मैच हो रहे हैं जो आपने किया है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बात समझ जाइए कि आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। अब आप घबराना मत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल्स टू 6x की पावर 9 प्लस 2x, ठीक, प्लस साइन x। एक क्वेश्चन ये करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन ये करना है कि y इज इक्वल्स टू 3x की पावर 3 प्लस 3 प्लस कॉस x। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन ये करना है कि y इज इक्वल्स टू e की पावर x, ठीक, प्लस साइन x प्लस 4x की पावर 5। ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है बच्चा लोग, ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, बहुत इजी हैं, बड़े दिख रहे हैं पर कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली इनको कर जाओगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, पहला पढ़ते हैं हम चेन रूल। ठीक है, तो चलो चेन रूल क्या होता है। ठीक है, चेन रूल हम पढ़ेंगे अच्छे से। चेन रूल में क्या होता है, जैसे मान लो आपको एक फंक्शन दे दिया y इज इक्वल्स टू f1 और इसके अंदर एक फंक्शन दे दिया आपको f2x करके, ऐसे। ठीक है, मतलब एक फंक्शन के अंदर आपको दूसरा फंक्शन दे दिया गया। ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे, इसका एक फॉर्मूला आता है जो आप लिखोगे, y डैश इज इक्वल्स टू d बाय dx। पहले आप f1 का करोगे मल्टीप्लाई d बाय dx, फिर आप f2 का करोगे। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। चेन रूल में हम इस तरह से करते हैं, हम चेन बनाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू साइन 2x। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि भाई साइन x होता तो मैं सिंपल लिख देता इसको cos x। ठीक, तो क्या सर यहाँ पे साइन अगर 2x है तो क्या मैं इसको डायरेक्ट cos 2x लिख दूँ क्या? ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको चेन रूल लगानी पड़ेगी। चेन रूल कैसे लगाएंगे देखते हैं। y डैश, मैंने क्या बोला, पहले आपको df1 बाई डी करना है। मतलब पहले आप जो आपका नॉर्मल है आप उसको करो, मतलब साइन को लो और 2x लिख दो। ठीक है, ये आपने लिख दिया। उसके बाद आपको इस 2x का करना है, फिर आप करोगे d बाई डी एक्स ऑफ 2x। ठीक, तब जाके आपकी एक वैल्यू आएगी जो सही होगी। अब बाई साइन 2x को आप लिख सकते हो cos 2x, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्लस में आपका क्या आएगा यहाँ पे, सॉरी प्लस में मल्टीप्लीकेशन आएगा ना, ये मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई में ये क्या आएगा, यहाँ पे 2x का लेंगे तो 2 आएगा, तो ये क्या आंसर आया आपका 2 cos 2x, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है,
तो इस तरह से हम चेन रूल के क्वेश्चंस करेंगे। चेन रूल में ज़्यादा फंसने नहीं है आपको, आपको बस समझ जाना है देखते ही कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन दे रखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये फंक्शन है मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, वहां पे आपको चेन रूल यूज करना है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके पास, y इज इक्वल्स टू 3 cos x की पावर स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। तो आपको यहाँ दिख रहा है सिंपल cos x तो है नहीं, यहाँ पे फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, तो यहाँ पे आपको कैसे करना है, चलिए वही बिल्कुल सिंपल मेथड लगाएंगे। y डैश, पहले मैं करूँगा डी बाई डी एक्स ऑफ पहले वाले पार्ट की। अब भाई 3 है, मैं पहले वाले पार्ट मतलब 3 cos x स्क्वायर को लिख दिया मैंने, ठीक। और दूसरी बार जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं डी बाई डी एक्स करूंगा इस x के स्क्वायर की, क्योंकि ये सिंपल नहीं है, ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन के अंदर फंक्शन है। ये जो x स्क्वायर है, अगर ये x होता तो मुझे यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ठीक। तो y डैश इज इक्वल टू, भाई 3 है तो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब cos का हम क्या लिखते हैं, cos का हम लिखते हैं साइन, और x स्क्वायर को छेड़ने का नहीं, ऐसे कैसे रहने देने का, साइन x स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 2, तो क्या बताया था मैंने 2 और x की पावर 1, ये आपका आंसर आ गया। 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, तो 6x इंटू साइन x की पावर 2, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप चेन रूल लगाओगे और अपने आंसर्स को फटाक से ले आओगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत आराम से आप चेन रूल को अप्लाई कर सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको, उनको करिएगा, नहीं करिएगा तो फिर दिक्कत आप ही के लिए बनेगी, मेरे लिए तो कोई नहीं बनेगी, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो ना तो न्यूमेरिकल्स आपको ज़्यादा बड़ी बात नहीं लगेंगे, लेकिन आप इनको नहीं करोगे तो न्यूमेरिकल्स बहुत भारी लगेंगे, जिनके बोझ के तले आप दब जाओगे और घर वालों की गाली सुनोगे, मार्क्स नहीं आएंगे तो भैया, और हमारे मैथ्स वाले टीचर भी आप पे गरिया जाएंगे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि भाई बच्चा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जैसे पार्ट में वीक रह जाए। 11th में आपको ये चीज़ नहीं पढ़नी है मैथ्स के पर्पज़ से, बट फिजिक्स के पर्पज़ से आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, आप इनको करके लेके आना है, ठीक है। क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 4 की पावर 4 इंटू साइन इंटू साइन एक्स, ठीक। चलिए ये कर लिया आपने। दूसरा y इज इक्वल्स टू, दूसरा क्वेश्चन सॉरी थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, पेस्ट ही हो गया, 3 cos sin x, 3 cos sin x। फोर्थ क्वेश्चन हो गया y की पावर y इज इक्वल्स टू e की पावर x स्क्वायर, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया y इज इक्वल्स टू साइन ax प्लस बी, ठीक है। ये क्वेश्चन है कुछ, ये आपको दिखने में टफ लग रहे हैं, लेकिन अगर आप इसमें चेन रूल अप्लाई करोगे तो ये आपको बहुत ईजिली सॉल्व होते दिखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हमारा चेन रूल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं जो कि है हमारा प्रोडक्ट रूल, ठीक है, ठीक है। हमारा क्या है प्रोडक्ट रूल। अब बच्चा लोग चेन रूल और प्रोडक्ट रूल में कंफ्यूजन बहुत बार उनको स्टूडेंट्स को हो जाता है कि सर वहाँ पे तो प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट है, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने आपको अभी भी बताया चेन रूल के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, जैसे कि साइन है, साइन एक्स होता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइन इस एक्स की जगह, इस फंक्शन की जगह आपको कोस एक्स मिल गया, ये है वे जब आपको चेन रूल लगाना है। बट ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट रूल में दूसरा केस हो जाता है। कैसा केस हो जाता है सर, मैं आपको बता देता हूँ। अब भाई प्रोडक्ट रूल में आपके दो फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे, जैसा कि ये लिख रहा है वैसे ही आपको समझ में आना है। प्रोडक्ट रूल वहां जहां आपके दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, कहने का मतलब आपका f1x इंटू f2x हो, ठीक, सिंपल है, समझ में आ रहा है।
जहां पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो वहां पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। अब जब आपसे पूछा जाए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या है, तब आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई क्या करना है, बिल्कुल सही, कि आपको f1x ज्यों का त्यों रखना है, हिलाना नहीं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, f2 मल्टीप्लाई में आपको करना है f2 डैश। f2 डैश का मतलब इसका डिफरेंशिएशन x, फिर आपको प्लस साइन कर देना। ध्यान रखना बच्चा लोग, प्रोडक्ट रूल में प्लस साइन आएगा। ठीक है, इसको ऐसे रहने देना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देना, प्लस पहले वाले का डिफरेंशिएशन करना है और दूसरे वाले को वैसा का वैसे रहने देना। ठीक है, सिंपल है। क्या खिचड़ी पका दी सर, मजा नहीं आ रहा? अरे अभी मजा आएगा, अभी खिचड़ी को अलग करता हूं। देखो कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। y इज इक्वल्स टू, कुछ भी आप ले लो, आप ले लो कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है मेरे पास। ये दो फंक्शन है अलग अलग जो मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले साइन एक्स को ज्यों का त्यों रखूंगा और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कर दूंगा। ठीक है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, मैंने आपको पहले भी बताया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ठीक, उसके बाद मैं इनके बीच में प्लस साइन लगाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कॉस एक्स को ज्यों का त्यों रखूंगा और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दूंगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स है, अभी हमने फॉर्मूले में पढ़ा था। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बच्चा लोग ध्यान देना, होल स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में। ठीक है ना, बिल्कुल सही, कंफ्यूज नहीं होने का, ऐसे भी आप लिख सकते हो उनको। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट रूल हो गया। इस तरीके से हम प्रोडक्ट रूल होते हैं। एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। मान लीजिए y इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स। ठीक है, और आपका मल्टीप्लाई में आ जाए कुछ, लेट टिकट कॉस एक्स ले लेते हैं दोबारा से। ठीक है, इसी पैटर्न में ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, बिल्कुल सही, हमें वही रूल अप्लाई करना है। एक्स साइन एक्स जू का तो रखना है, कोई छेड़ना नहीं। कोस एक्स का मैं डिफरेंशिएशन कर दिया जो कि आया माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस में हमें कॉस एक्स जू का तो रखना है और मल्टीप्लाई में हमारा क्या है, ध्यान रखना बच्चा लोग, यहां पे मैं इसको डी बाई डी एक्स इंटू एक्स साइन एक्स कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि ये सिंपल साइन एक्स नहीं है, यहां पे भी हमें कुछ ना कुछ, बिल्कुल सही, ध्यान देना पड़ेगा, इस पर ध्यान दीजिए। ये साइन एक्स नहीं है, ये एक्स इंटू साइन एक्स है। ठीक है, चलिए वाई डैश इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे माइनस साइन एक्स आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के एक्स साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, प्लस कॉस एक्स। अब बाई डी एक्स कर रहे हैं हम एक्स साइन एक्स का, ये भी आपस में मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना, एक्स मल्टीप्लाई है साइन का, तो यहां पे भी हम एक, बिल्कुल सही, प्रोडक्ट रूल यहां पे भी हम अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले एक्स जू का दो रखेंगे और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉस एक्स। ठीक, एक्स जू का टू, साइन एक्स का कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स जू का टू और एक्स का 1 हो जाता है। ऐसे आपको करना है। ठीक है बच्चा लोग, ये बड़े भी हो जाते हैं, एक के अंदर आपको दूसरा भी ये घुसेड़ देते हैं, बहुत बदतमीज लोग हैं यार, देखिए, पर आपको परेशान नहीं होने का, आप कर लोगे। ठीक है, चलिए अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, माइनस के एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, और आपने इसकी एक एक करके मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो पहले क्या आ जाएगा, एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस
कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। ज़्यादा करना आप यहाँ पे एक्स कॉमन लेना, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। उसको भी आप यहाँ पे कॉमन मतलब करने को उसको और भी सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, बट फिलहाल हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल समझना था, वो हमने समझ लिया कि कैसे कैसे आपको प्रोडक्ट रूल यूज़ करने के लिए आ सकता है। चलिए अब मैं इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आई होप आप उन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये है, मान लीजिए y है आपका e की पावर x मल्टीप्लाई में cos और इसके अंदर फंक्शन है sin x। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई में आपके साथ आ जाएगा, ले लीजिए साइन, और साइन के अंदर एक फंक्शन है x की पावर 3। ठीक है, दो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। अगर आपके इनका आंसर जब मैं आपको दिखाऊंगा मैच हो रहा है तो समझ लीजिएगा कि हाँ सर आपको, सॉरी समझ लीजिएगा कि हाँ अब आपको आ गया। आप कह सकते हो सर यस, अब मुझे पूरा रूल बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, दो हमने कर लिया, चेन रूल कर लिया हमने प्रोडक्ट रूल कर लिया। ठीक है, लास्ट आपका रह जाता है जिसको हम डिवाइड रूल बोलते हैं। कहने का मतलब जब आपके दो फंक्शंस डिवाइड में हो, सिंपल उनके नाम से भी आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। तीसरा है आपका डिवाइड रूल। भैया डिवाइड रूल नाम की तरह बिल्कुल उसी तरह से, जैसा नाम वैसा काम। जब दो फंक्शन आपके, जैसे मान लो f1x ऊपर है और f2x नीचे है, डिवाइड में हो, तब आप डिवाइड रूल लगाओगे। ठीक, इसका सिंप्लीफिकेशन है कि y डैश अगर आपको चाहिए ऐसे पैटर्न का, तो आप क्या लिखोगे, ध्यान देना बच्चा लोग, बिल्कुल ध्यान देना। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे कि f2 जो है वो स्क्वायर में आपको कर देना है, जो नीचे है उसका आपको पहले स्क्वायर करके लिख देना है। ठीक है, ऊपर जो हो रहा है वो बाद में देखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना था मुझे, मैं ऊपर करके लिख देता हूँ। f1x अपॉन f2x। चलिए अब f2 स्क्वायर x है नीचे है, अब ऊपर क्या करना है हमें, ऊपर हमें ध्यान देना है कि आपको दूसरा फंक्शन छेड़ना नहीं, f2x जू का तो लिखना है और d बाई डी एक्स कर देना है पहले का मल्टीप्लीकेशन करके f1 डैश, देखिए डैश है, ठीक, इसका आपने कर दिया, ध्यान दे रहे हो, दिख रहा है बिल्कुल। वहां पे प्रोडक्ट रूल में हमने एडिशन यूज किया था, डिवीजन रूल में हम सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे। दोबारा बता रहा हूं, f2 को छेड़ना नहीं, f1 डैश लिख देना है, मतलब ऊपर जो लिख रहा है उसका डेरिवेशन करना है पहले, उसके बाद माइनस लगाना है, फिर आप लिखोगे f1x और मल्टीप्लीकेशन में f2 x, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, और नीचे में जो नीचे वाला पार्ट है उसका स्क्वायर करके आपको लिखना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। चलिए इस पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। x अपॉन साइन x, ठीक है, ये भी इजी है। पहला मैं आपको समझा देता हूँ, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। फॉर्मूला आपको दिखाता रहेगा तो आपके लिए इजी रहेगा समझना चीज़ को। मान लीजिए कि मेरा y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन साइन एक्स है, बिल्कुल इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, y डैश इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको नीचे वाला जो पार्ट है उसका स्क्वायर करना है, तो आप लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब ऊपर में क्या चेंज आएगा, ऊपर में आपको जो नीचे वाला पार्ट है उसको लिखना है पहले साइन एक्स, और x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, 1 आएगा, बिल्कुल सही। प्लस आप करोगे, ये तो बहुत छोटा हो गया आपको शायद दिख भी नहीं रहा होगा, तो मैं बड़ा तरीके से लिख देता हूँ, यहाँ ना करके यहाँ कर देता हूँ। ठीक, y डैश जो है आपका क्या होगा, मैंने क्या बोला था, नीचे वाला जो लिख रहा है उसको स्क्वायर की तरह लिखना है, साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे
साइन एक्स, ठीक। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। माइनस करना है आपको, जो एक्स है उसको एज इट इज रखना है, और साइन एक्स का लिखना है आपको कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या आएगा, आपका आएगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। हो गया डिफरेंशिएशन। देखिए फॉर्मूले और इसमें कितनी सिमिलरिटीज है। तो फॉर्मूला आपको याद हो तो आप उसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हो जहां भी आपको डिवीजन में दो फंक्शन दिख रहे हैं। क्लियर है, बहुत ईजी है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस cos x by sin x। चलिए, एक y इज इक्वल्स टू है आपका cos x अपॉन sin x। ठीक है, ये आपके दो फंक्शन डिवीजन में। मुझे इसका डिफरेंशिएशन पता करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। मेरा फॉर्मूला क्या है, मेरा फॉर्मूला ये है कि जो नीचे वाला पार्ट है उसका मुझे कर देना है स्क्वायर। तो मैं यहां पे लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, आप इसको होल भी करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सिमिलर बात है। ऊपर क्या करना है मुझे, इसको एक मिनट चलो, ये ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, मुझे बड़ा बड़ा लिखना है ना। तो वाई डैश साइन स्क्वायर एक्स नीचे आ जाएगा, जो भी नीचे फंक्शन है उसको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, साइन एक्स को पहले लिखना है, जो नीचे वाला फंक्शन है उसको पहले लिखना है, और जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका मुझे कर देना है डिफरेंशिएशन। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। ठीक, प्लस कर रहा हूं, माइनस है, माइनस। अब यहां पे आपको दिख रहा है कि भाई cos x ऊपर है, sin x नीचे, तो sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x जुगा तू रहेगा। तो आप लिखोगे cos x मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या कहलाएगा, cos x ही कहलाएगा। बिल्कुल सही। तो आपका क्या आ गया, आपका आ गया माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका हो गया। आप माइनस कॉमन ले लो चाहे, तो ऊपर आपका क्या बना, ऊपर आपका बना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में आपका क्या बना साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चा लोग, अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको -1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिखें तो कोई गलत नहीं होगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे आपका सॉल्व हो गया। आई होप आपको क्लियरिटी आ रही होगी। ठीक है, देख रहे हो, अगर दो फंक्शन डिवीजन में है तो उसका कहाँ से कितना होके ये हो जाता है, बट फॉर्मूला हमें वही यूज़ करना है जो 5 मैंने आपको कराए, फॉर्मूले वही हैं। ठीक है, अलग अलग फॉर्मूले अलग अलग जगह पे यूज़ होंगे, अलग अलग मेथड अलग अलग जगह पे यूज़ होंगे। जहाँ पे डिवीजन दिख रहा है वहाँ पे डिवाइड रूल, जहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिख रहे हैं वहाँ प्रोडक्ट रूल, और जहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन है वहाँ पे चेन रूल। ये तीन ही रूल आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी। मैं एक कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आप ये क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, y इज इक्वल्स टू e की पावर x अपॉन साइन x। ठीक, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल्स टू 3x की पावर स्क्वायर अपॉन e की पावर x। तीसरा क्वेश्चन आप ये ले लीजिए कि y इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लीकेशन में साइन x की पावर 2 है, और अपॉन में है cos 2x। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियरिटी होगी। अब देखिए यहाँ पे इसमें आपका ना डिवाइड रूल तो लगेगा, पर जहाँ पे आप डिफरेंशिएशन करोगे इस पार्ट का वहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल का भी ध्यान रखना है। और एक चीज़ और कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है,
इन तीनों के आप सॉल्यूशन करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जब मैं आपको इनके आंसर दिखाऊं तो आप मुझे पता होना चाहिए कि आपके आंसर सही आए थे या नहीं आए थे। चलिए, तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, फ़ायदेमंद लगा होगा और आपको लगा होगा कि हाँ यार, अब मुझे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे ये सब करने के बाद। तो प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है और आपको मेरे पढ़ाने का वे अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टाटा बाय बाय, अलविदा नहीं कहना अलविदा नहीं कहना, क्योंकि अलविदा कहने में अभी बहुत टाइम है। ठीक है, जनवरी तक आपको हमारे साथ बने रहना है, उसके बाद ही हम अलविदा कह सकते हैं।